नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे शुभ अशुभ ग्रहों के बारे में। आप जब कभी भी ज्योतिष के बारे में किसी को भी पूछते हैं या ज्योतिष आपको कुछ भी बताता है, इसमें कॉमन शब्द है, हमेशा ये शब्द आते रहते हैं, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। इतने कॉमन शब्द है कि इसको बार बार बोला जाता है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शुभ अशुभ ग्रह है क्या और क्यों इनको शुभ या तो अशुभ कहा जाता है। इसके लिए यह वीडियो आप अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के बारे में विश्लेषण। दोस्तों, ग्रहों को जो शुभ अशुभ कहा गया है, इसमें दो प्रकार है। ये दोनों प्रकार भिन्न है और इसको पहले समझना पड़ेगा। एक प्रकार है नैसर्गिक शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह यानी कि ये ग्रह नैसर्गिक रीत से या तो नैसर्गिक परिप्रेक्ष्य में हमेशा इनको शुभ या अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र को हमारे शास्त्रज्ञों ने, पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इतना आसान बना दिया है कि ग्रहों को समझने के लिए उन्होंने एक प्रतिकृति तैयार की है, एक रूप दिया गया है, जैसे कि वो एक मानव है। और अगर हम इस रूप को, इस प्रतिकृति को या मानव को इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ यानी इनके गुणधर्मों के साथ अगर हम संपूर्ण तरीके से जानते हैं, तो यह ग्रह का फलादेश हम सही सटीक कर सकते हैं। कभी भी गलती नहीं हो सकती। अगर एक की बजाय किसी स्थान में 2 ग्रह या 3 ग्रह हैं, तो ये समझ लो इस कैरेक्टरिस्टिक के या गुणधर्म के 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा हो गए हैं और किसी विषय पर इनको निर्णय लेना है, तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इसकी चर्चा करेगा और इस प्रश्न को फाइनल करेगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन देगा, यानी कि उसका फल मिलेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रकार आता है नैसर्गिक शुभ ग्रह। सबसे पहले सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है। सारे जीवों का जन्म सूर्य के कारण ही हुआ है, तो सूर्य तो शुभ माना जाना चाहिए। लेकिन नैसर्गिक तरीके से सूर्य को शुभ नहीं माना गया है। सूर्य को हम अशुभ भी नहीं मान सकते, क्योंकि सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो हम है, सूर्य है तो ज्योतिष है। तो इनके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्रूर ग्रह। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह कहा गया है, यानी कि शुभ नहीं, अशुभ नहीं, लेकिन क्रूर ग्रह है। अब क्रूर ग्रह क्यों कहा गया है, इसके लिए जानिए कि चाहे जाड़े की सीज़न हो, ठंडी की सीज़न हो, विंटर हो, अगर आपको ठंड लगती है, आप धूप में खड़े रहते हैं, तो सुबह की धूप हो 10-11 बजे तक या शाम की 4-5 बजे के बाद की धूप हो तो आपको अच्छी लगेगी, आप इसको सहन कर पाएंगे। लेकिन अगर दोपहर में 2 बजे के आसपास या उसके आगे पीछे 2-2 घंटे अगर आप धूप में खड़े रहेंगे, तो जाड़े की सीज़न में भी ये धूप आप सहन नहीं कर पाएंगे, यानी कि सूर्य का एक प्रकोप माना जाता है। और मैक्सिमम टाइम सूर्य प्रकोप वाला ही होता है, यानी कि गर्म होता है, कड़ी धूप वाला होता है, सहन शक्ति के बाहर की धूप होती है। इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। सूर्य पिता भी है, और सब जानते हैं कि पिता और माता में पिता हमेशा
कड़क होते हैं, क्रूर होते हैं, बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए मारते पीटते भी है। हाँ, आजकल ये ज़माना नहीं है। सूर्य के बाद नंबर लगता है चंद्र का। चंद्र को शुभ माना गया है। जैसे अभी भी मैंने बताया था कि माता प्रेम करती है, प्रेम की कारक है, चंद्र भी प्रेम का कारक है, इमोशनल है, और इमोशनल होने के कारण इसको हम अशुभ नहीं कह सकते, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के लिए कुछ भावनाएं रखता है, कुछ उनके लिए अच्छी बातें सोचता है, उनके दुख से दुख होता है, उनके सुख से सुख होता है। तो ये सारी बातें एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण हैं। इसीलिए चंद्र को हमेशा शुभ माना गया है। चंद्र के बाद आता है मंगल। मंगल को अशुभ माना गया है। हालांकि मंगल शक्ति का कारक है और शक्ति सबको चाहिए ही, बिना शक्ति के जीवन जीना मुश्किल होता है। लेकिन अशुभ इसलिए कहा गया है कि मंगल एक सेनापति है, एक सैनिक है, राज्य का रक्षक है, कायदे कानून का पालन करता है और इसे कठोर होना ही होता है। अगर ये प्रेम से करेंगे अपनी ये ड्यूटी तो ये नहीं हो सकता। अगर ये कठोर होते हैं तो ही अपने जो कार्य है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हैं। मानो कि युद्ध होता है दो देशों में, ये दूसरे देश के सैनिक को मारते हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि दूसरे देश के सैनिकों ने तो कुछ किया नहीं है इनका, पर फिर भी मारना पड़ता है, तो ये कठोरता है। इसीलिए मंगल को अशुभ ग्रह कहा गया है। मंगल के बाद आता है बुध। इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा। इसके बाद आते हैं गुरु। गुरु को भी शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि गुरु राजा का प्रधान है, सलाह देता है, कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इसका विचार विमर्श करता है, जो सही है वही बताता है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, और ये सारी बातें तो शुभ ही है। इसीलिए गुरु को शुभ माना गया है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र हैप्पीनेस का कारक है, खुशी का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, ठाठ है, वैभव है। जीवन में जो सारी बातें हैं वो लगभग शुक्र के पास है। एक और ज़्यादा विद्या है उसके पास, संजीवनी विद्या, यानी कि आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, कुछ ना हो, और कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसके लिए शुक्र भी शुभ माना गया है। शुक्र के बाद आता है शनि। शनि को अशुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि फलदाता है, कर्म के फल देता है। अब जिसके जैसे कर्म है वैसे उसे फल देना है। अच्छे कर्म वालों को अच्छा फल देना है, सिर पाव देना है, इनाम देना है, और बुरे कर्म वालों को बुरा फल देना है, नुकसान कराना है, उसको शिक्षा भी करनी है। और अगर शिक्षा करनी है, नुकसान कराना है वगैरह वगैरह, तो उसको भी मंगल की तरह कठोर होना ज़रूरी है। इमोशन लेवल से ये नहीं हो सकता। अगर कर्म का फल सही सही देना है तो न्यायोचित कर्म करने के लिए किसी भी लुभाव में, प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसीलिए शनि भी अशुभ माना गया है। लेकिन जो बुध की बात की थी, तो बुध के लिए सिद्धांत थोड़े अलग से हैं। बुध जब अकेला होता है तो शुभ माना गया है, और अगर किसी ग्रह के साथ होता है तो उसके जैसा माना गया है, यानी कि शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ हो तो अशुभ। जैसे नैसर्गिक तरीके से बाकी के ग्रह शुभ और अशुभ माने गए हैं, वैसे सही तो बुध को भी माना जाना चाहिए, क्योंकि बुध एक राजकुमार है, टीनेजर है, विद्यार्थी है, हंसी खुशी से जीता है। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो बच्चा होता है, टीनेजर होता है, उसको संगत की असर हो जाती है। अगर उसका मित्र वर्तुल सही है, अच्छा है, तो सही लाइन पे जाएगा, और अगर मित्र वर्तुल सही नहीं है तो वह सही लाइन पे नहीं जाएगा। इसीलिए बुध की शुभता अशुभता उसके खुद के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन कुंडली में
वह किसके साथ बैठा है उसके ऊपर उसकी निर्भरता है। अगर कुंडली में अच्छे ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ है। कुंडली में अगर अशुभ ग्रह के साथ है तो यह शुभ है। लेकिन कोई ग्रह के साथ नहीं है, अकेला है, तो वो शुभ ही माना जाता है। दोस्तों, राहु केतु को शास्त्र में शुभ अशुभ नहीं कहा गया है, इसीलिए यहाँ मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अब ये नैसर्गिक तरीके के शुभत्व की बात हो गई, लेकिन कुंडली में यही शुभत्व अशुभत्व नहीं होता। महत्तम ज्योतिष या ज्योतिष जानने वाले यहाँ चूक कर देते हैं। जो नैसर्गिक तरीके से शुभ या अशुभ माने गए हैं वह कुंडली में शुभ या अशुभ तरीके का फल नहीं देते। कुंडली जो बनी है वह कर्म के सिद्धांतों पर बनी है और उसमें जो भी लिखा गया है, जो आपके जीवन में घटनाएं होने वाली है, जो आपको भुगतना है, प्लस या हो, माइनस हो, सकारात्मक हो, सकारात्मक हो, वह आपके कर्मों के अधीन होता है। इसीलिए कुंडली में जो फल मिलता है वह जातक के खुद के कर्मों के अधीन होता है। अब यहाँ मानो कि मंगल अशुभ है, लेकिन जातक के कर्म ऐसे हैं कि मंगल के द्वारा उसको शुभ फल मिलने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुंडली में शुभ हो जाता है। गुरु शुभ माना गया है, लेकिन जातक के कर्म शायद ऐसे हो कि कुंडली में गुरु के फल नकारात्मक या नेगेटिव मिल सकते हैं, तो जातक के लिए गुरु अशुभ भी हो सकता है। तो कुंडली में जो शुभ अशुभ ग्रह माने जाते हैं या बोले जाते हैं, हमेशा फलादेश में कहा जाता है कि आपका ये ग्रह शुभ है, आपका ये ग्रह शुभ है, इसीलिए आपको ऐसे फल मिलता है, ऐसा फल मिलता है। तो ये शुभत्व अशुभत्व कुंडली के निर्धारण पर है। सामान्यतः ग्रह जब अशुभ स्थान में बैठा हो, यानी 6, 8, 12 में बैठा हो, तो अशुभ माना जाता है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि में हो, पाप ग्रह के राशि में बैठा हो, तो भी वो अशुभ माना जाता है। दूसरा तरीका भी होता है कि कुंडली के माध्यम से ग्रहों का शुभत्व या अशुभत्व नक्की किया जाता है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह अशुभ ग्रह और कुंडली का शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। इसे एक दूसरे के साथ जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये करते हैं तो आपका जो विश्लेषण है, फलादेश है, वो गलत होने की शंका है। लेकिन एक बात यहाँ मैं उपाय के तौर पर स्पष्ट बताना चाहूँगा कि कुंडली में जो अशुभ ग्रह है, न तो उनका आप कोई उपाय करें, न तो उनका कोई नंग पहने या उनको छेड़े ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपका अशुभ करने वाला है वह आपका हमेशा अशुभ ही करेगा, चाहे उसके साथ कैसा भी बर्ताव करो। ये सामान्य बात ध्यान में रखनी है। और जो अशुभ ग्रह है कुंडली में, न उसका उपाय करना है, न उसका नंग पहनना है, न और कोई चीज़ करनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।